हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारे सामने खड़ी है मेरी मार्क II ऑक्टाविया या फिर स्कोडा लोरा। एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस वर आस्किंग कि यार इस गाड़ी की लिस्ट ऑफ मॉड्स जो है उसके थ्रू हमें लेके जाओ एंड गेट अस थ्रू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या हुआ है गाड़ी के अंदर एंड क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं गाड़ी के अंदर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक्सटर्नल मॉड्स की बात करते हैं, एस्थेटिक मॉड्स की बात करते हैं। गाड़ी की जो लाइट्स हैं उन्हें मैंने स्मोक कराया हुआ है एंड उसके साथ क्रेयॉन ग्रे है गाड़ी की पेंट स्कीम जो है, ओरिजिनली स्टॉक कार की जो वाइट कलर की थी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टायर्स, तो टायर्स मैंने कॉन्टिनेंटल के UC6 लगाए हुए हैं, अल्ट्रा कॉन्टैक्ट 6। टायर की प्रोफाइल की बात करें तो 225/45 R17 है टायर्स। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये अलॉयज इनोवा क्रिस्टा वाले हैं, तो हाँ ये वही अलॉयज हैं। ये अलॉयज जो थे वो इंटरनेशनल मार्केट वाली मार्क II ऑक्टाविया वाले से बहुत सिमिलर थे, इस वजह से मैंने लगवाए थे। अलॉयज जो है वो 17 इंचेस पर अपग्रेडेड है, कमिंग फ्रॉम 15 इंचेस ऑन स्टॉक व्हील्स। एंड अगर हम लाइट्स की बात करें तो मैंने लाइट्स भी अपग्रेड कराई हुई हैं। एंड अगर लाइट्स की बात करें तो मेरी लो बीम जो है 130 वॉट की जोटो की लगाई हुई है एंड हाई बीम जो है मेरी 55 वॉट की मेकासोनिक की लगी हुई है। हमने प्रोजेक्टर सेटअप जो है इसका उसी के अंदर चेंजेस किए हैं, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले था और कुछ भी चेंजेस नहीं थे। एंड अगर हम इसके फॉग लैम्प्स की बात करें, फॉग लैम्प्स भी अपग्रेडेड हैं, बट ये सारे के सारे मैंने स्मोक कराया हुआ है, तो इस वजह से रात को इतना ज़्यादा अच्छा थ्रो, इतना इफेक्टिव थ्रो होता नहीं है। लेकिन उसके बिना जब स्मोक नहीं कराया था तब तक काफ़ी अच्छा लगता था। एंड अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक के थोड़े से टिंट्स हैं, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक है एंड ORVM भी पियानो ब्लैक किया हुआ है, रूफ भी पियानो ब्लैक की हुई है। तो इन टोटलिटी एक डुअल टोन सा पूरी स्कीम है, कलर स्कीम है गाड़ी की। एंड अगर हम रियर में बात करें, रियर में मैंने इसको एक VRS स्पॉइलर इंस्टॉल किया हुआ है, VRS की बैजिंग इंस्टॉल की हुई है। बोर्डला के यहाँ पे टिप्स हैं, आफ्टर मार्केट टिप्स आपको दिख रही होंगी। ये हुई है साइलेंसर गैरेज से एंड साइलेंसर गैरेज का ये कस्टम कैटबैक एग्जॉस्ट है। ये नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है एंड कस्टम कैटबैक है, तो साइलेंसर गैरेज से ही हुआ है। एंड रियर में भी इसकी जो लाइट्स हैं वो मैंने चेंज कराई हुई हैं। लाइट्स में इसके जो OEM जो इसके बल्ब आते हैं या फिर हैलोजन्स आते हैं उनको रिप्लेस करा के स्टॉक रिप्लेसमेंट लगाए हुए हैं। एंड उनकी इंटेंसिटी इतनी कोई ज़्यादा ग्रेट नहीं है, बट OEM से थोड़ी सी बेटर है। एंड अगर हम साइड प्रोफाइल में लेफ़्ट साइड पे हैं, लेफ़्ट साइड पे भी ऐसे कोई और चेंजेस नहीं है जो उस तरफ है, वही सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे भी हैं। एंड अब इंजन बे खोल के दिखाता हूँ एक चेंज जो मैंने यूट्यूब पे अभी तक डाला नहीं था बट मैंने करा लिया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो वैसे जो मेरा चेंज एक है जो मैंने अभी तक यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली थी उसकी, क्योंकि कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, बट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इंजन कवर उसके लिए खोलना पड़ेगा जो कि भी बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि गाड़ी पूरी चल के आई है। तो बेसिकली इसके कॉल पैक्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉट स्टॉक कॉल पैक्स, एज यू कैन सी रेड कलर के हैं, आफ्टर मार्केट्स कॉल पैक्स हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कॉल पैक्स हैं। एंड उसके अलावा मैकेनिकली इंजन के अंदर कोई और चेंजेस नहीं कराए थे मैंने, एक यही चेंज कराया था। तो कॉल बैक्स के बाद अगर मैं बात करूं तो और जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूँ किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसकी ब्रेक्स जो हैं वो OEM चेंज्ड है, स्टॉक रिप्लेसमेंट ब्रेक्स लगी हुई हैं विद और स्कोडाज ओरिजिनल ब्रेक कैलिपर्स। इसके अलावा सस्पेंशन मैंने जो है गाड़ी का वो दोबारा से पूरा का पूरा रिप्लेस हो चुका है। आई बैक पे लोवर्ड है गाड़ी, आपको दिख रहा होगा 30 मिलीमीटर्स का ड्रॉप है फ्रंट एंड रियर में दोनों में। एंड अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, इंटीरियर में एक और चीज़ चेंज कराई हुई है मैंने गाड़ी के अंदर। तो स्टॉक कलर जो है गाड़ी का बेज आता है एंड यहाँ पे पूरा का पूरा इंटीरियर रीडन हो चुका है। एंड ये सारा का सारा टैन इंटीरियर है। टैन इंटीरियर के साथ साथ रूफ भी इसकी ब्लैक है एंड जहाँ पे भी ग्लॉसी फिनिशेस थे वो सारे ब्लैक एंड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये सारा ब्लैक हो चुका है, ब्लैक नहीं आता OEM में। OEM की पिक्चर में साथ में डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड ऑल इन ऑल इंटीरियर में काफ़ी सारे चेंजेस इस सारे एक्सटीरियर इंटीरियर को साथ में लेके कराए गए थे। तो और 2-3 चीज़ें जो मैंने गाड़ी की चेंज कराई हुई वो है बैटरी स्टॉक रिप्लेसमेंट जो आती है वो लगाई हुई है मैंने। एंड
वाटा की बैटरी आती थी इसके अंदर स्टॉक जो आती थी, बट वो मैंने चेंज करा के एक्साइड की लगा दी थी इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली 10 साल पुरानी गाड़ी है। जब आपकी गाड़ी एज होती रहती है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। एंड अगर हम क्लच की बात करें तो मैंने क्लच भी चेंज कराया है, ब्रेक्स भी चेंज कराई हैं, फ्लाई व्हील के साथ पूरा क्लच सेट जो है डुअल मास फ्लाई व्हील है इसका, सब कुछ चेंज हुआ है, सारा के सारे OEM पार्ट्स लगे हैं। एंड सबकी कॉस्ट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि यार डिस्क्रिप्शन में दिखा दो, ये चीज़ ज़रूरी है, कॉस्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको जानना है कि यार एक 10 साल पुरानी स्कोडा को मेंटेन करने के लिए कितने पैसे लग सकते हैं। तो वही चीज़ मेरे को आपको दिखानी है। एंड अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो यही सारी चीज़ें हैं। रेवो का मेरा ट्यून है, रेवो का ट्यून के बारे में गाड़ी को चलाते हुए बात करेंगे। एंड उसके अंदर जितने हॉर्स पावर गेन्स हैं या फिर जितनी टॉर्क गेन्स है वो सारी चीज़ें आपको तभी बताऊंगा मैं। सो लेट्स गेट ड्राइविंग राइट अवे। सो गाइस ऐसी रोड्स पे प्रॉब्लम आती है जब आप इस गाड़ी को चला रहे होते हो, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत मेजर इशू है। एंड बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आप अंडर बॉडी को स्क्रैप कर दोगे कहीं ना कहीं से। सो दैट इज़ वन थिंग यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ अगर आप किसी भी लोअर्ड गाड़ी को चला रहे हो। सो गाइस वी आर फाइनली रेडी टू ड्राइव द कार। ASR ऑफ कर देंगे। एंड गाड़ी के अंदर कोई मोड्स नहीं आते, एविडेंटली मैनुअल कार है, ऑर्थोडॉक्स OG उस टाइम की कार है जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, फैंसी बिट्स नहीं होती थी, कोई मोड्स नहीं आते थे, सारी रॉ पावर होती थी। एंड एक लॉन्च करके देखते हैं गाड़ी को। एंड बहुत क्रेजी पुल करती है गाइस गाड़ी, विद इन नो टाइम 80 किलोमीटर्स पर आवर, 100 किलोमीटर्स। एंड योर क्लॉकिंग स्पीड्स यू नॉट सपोज टू क्लॉक, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा क्रेजी स्पीड से बहुत ईजी चली जाती है। सो लेट मी टेल यू विच इंजन इज पावरिंग दिस कार। दिस कार यूजेस अ 1.8 लीटर TSI इंजन, Gen 2 इंजन है ये। एंड ये Gen 2 इंजन जो था ये मोस्ट डिजास्टरस इंजन था इफ़ वी टॉक अबाउट द EA888 सीरीज़, क्योंकि EA888 सीरीज़ के अंदर Gen 2 इंजन एक लौती जनरेशन थी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। एंड ये वही जनरेशन का इंजन है। सो बेसिकली इस इंजन में प्रॉब्लम्स क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर जो हॉर्स पाइप्स हैं या फिर जो भी हार्डवेयर मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो बहुत प्रोन है ऑफ लीकेजेस। एंड लीकेजेस होती हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को लेके, इंजन ऑयल कहीं ना कहीं से लीक करेगा। दैट इज़ वाई इट कॉजेज प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से इस इंजन को लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वाला इंजन है ये। एंड ऑनेस्टली है ये इंजन, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ भी ख़राब हो जाए, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग देन यू विल हैव टू पे अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो वही एक चीज़ प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर। एंड जब तक नहीं है तब तक तो गाड़ी फिर बहुत ज़्यादा अच्छी शेप में चलती है। सबसे ज़्यादा फ्री रेविंग वाली स्टेट में था इंजन जब इस जनरेशन के अंदर इस गाड़ी के अंदर आता था। यही सेम इंजन इंटरनेशनल मार्केट्स में जेटा के अंदर आता था, इंडियन मार्केट के अंदर ऑडी A3 A4 इन सब के अंदर भी आता था। तो क्लियरली ये इंजन जो है ड्यूटी तो बहुत सारी कार्स के अंदर करता था, बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी। बट इस इंजन की खासियत ये थी कि ये मोस्ट फ्री रेविंग स्टेट के अंदर था। Gen 2 इंजन है, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे एमिशन नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। एंड ऑडी फोक्सवैगन ग्रुप जो था वो पूरा का पूरा एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट ना करने के लिए भी डीजल स्कैम था। उस वजह से भी उस टाइम पे भी हम सबको आइडिया है कि एमिशन की क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे एंड बैक ग्रुप कैसे हैंडल करता था। तो उस वजह से ये इतनी ज़्यादा फ्री रेविंग, इतनी अच्छी पावर प्रोड्यूस करती थी। सो दिस कार इज़ रनिंग अ रेवो स्टेज 1 ट्यून, ECU ट्यून की बात करें तो। एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 30-35,000 रुपीज़। एंड अगर हम बात करें इसकी पावर स्पेक्स की तो पहले मैं आपको बताया तो फर्स्टली ये OEM पे मैंने रन करा था, OEM स्टेज 1 पे, जो कि GT ट्यूनर्स का इन हाउस रीमैप है। एंड उसके बाद आई स्विच टू रेवो, क्योंकि रेवो के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर है इफ़ यू कंपेयर टू OEM की जो पावर स्पेक्स थी वो थी अराउंड 185 bhp टू 195 bhp। अगर हम पावर की रियलिस्टिकली बात करें, क्योंकि पावर डिटोरिएट होती है एज कार एजेस एंड ये गाड़ी ऑब्वियसली पुरानी है, तो इस वजह से मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ। व्हाट GT ट्यूनर्स क्लेम इज 205 टू 210 bhp, बट रियलिस्टिकली 185 टू 195 bhp के अराउंड होगा वो। एंड रेवो में मेरा स्टेज 1 ट्यून में ही वही सेम पावर फिगर्स जो थी 195 से जंप करके अराउंड 205 टू 110 bhp हो जाती है, क्योंकि रेवो 220 के अराउंड क्लेम करता है, 197 टू 220 डिपेंडिंग ऑन द कार, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस यू ड्राइविंग इट इन। तो इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स के चेंजेस के चक्कर में रेवो जो है एक ब्रॉड बैंड दे देता है 197 से 222 bhp के बीच में। तो वो एक चीज़ है। एंड अगर हम फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, सो दिस इज़ नॉट फ्यूल एफिशिएंट कार एट ऑल, एक गैस गजलर है ये। एंड अभी मेरी गाड़ी जो है थोड़ी सी माइल्डली हाईवे रनिंग करके आई है, जैसे DND जो है, जिन लोगों को पता है नॉर्थ इंडिया में
इट इज़ अ 4 किलोमीटर पैच, 5 किलोमीटर पैच, उसके अंदर 8.3 की फ्यूल एफिशिएंसी है। जब मेरी गाड़ी खड़ी भी रही थी एंड मैंने थोड़ी देर शूट भी किया वहाँ पे इंजन ऑन करके, एंड उसके अलावा जो भी अभी DND पे चल रही है गाड़ी तो 8.3 की दे रही है। ओवरऑल गाड़ी 10 के अराउंड एवरेज दे देती है ऐसे ही रन्स पे, ऐसे ही पैचेस पे। सो इट इज़ रिस्पेक्टेबल कंसिडरिंग इट इज़ अ स्टेज 1 कार, एंड स्टेज 1 कार होने के साथ इसके अंदर कॉल बैक चेंज्ड है, इसके अंदर क्लच अपग्रेडेड, क्लच रिप्लेस्ड है, मतलब OEM क्लच ही है, अपग्रेडेड नहीं है, एंड ब्रेक्स जो है वो भी गाड़ी की चेंज्ड है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में कुछ चेंजेस हुए हैं गाड़ी के अंदर, एंड इन गियर एक्सेलरेशन भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अभी मैं 6th गियर में हूँ एंड टर्बो रेंज के नीचे हूँ, और अगर मैं फ्लैट आउट करता हूँ तो बूस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है, बट जैसे जैसे वो बिल्ड होता है बहुत तेज़ पुल करने लगती है गाड़ी। हैंडलिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है आफ्टर यू लोअर्ड इट, एंड ये किसी भी गाड़ी के लिए एप्लीकेबल है। आप कोई भी गाड़ी लोगे, किसी भी गाड़ी को लोअर कराओगे तो वो चीज़ आपको फील होगी कि हैंडलिंग डज इम्प्रूव अ लॉट। प्लस ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म था, PQ35 प्लेटफॉर्म था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म था। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल स्लू ऑफ कार्स ड्यूटी करती थी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अ ग्रेट कार एंड इट इज़ अ ग्रेट हैंडलर, जबकि इसकी नोज थोड़ी हैवी है इंजन की वजह से। लेकिन अगर हम गाड़ी को थोड़े से लोअर रेफ से एक बार पुल करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं ज़्यादा 3rd या 4th गियर के पुल्स कर नहीं सकता क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी हैं। बट अगर मैं 2nd गियर में डालता हूँ एंड AC ऑफ कर देता हूँ, ट्रैक्शन तो ऑफ है ही, 2000 RPM, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट 100 को क्रॉस कर गई गाड़ी। एंड क्लियरली गाइज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है गाड़ी की। ड्रैग रेसेस में गाड़ी की आजकल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गाइज मेरे को इस गाड़ी के साथ और कोई कंपटीशन की ऐसी कार्स मिल नहीं रही हैं जो सेम पावर, सेम प्राइस ब्रैकेट की या फिर सेम सेगमेंट की कार्स मिल जाएं, क्योंकि बहुत शॉर्ट है वो एक बैंड जो है इस परफॉर्मेंस को, इस कैटेगरी की या फिर सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करने वाली कार्स के लिए। अगर मेरे को इससे नीचे वाले सेगमेंट के साथ करनी होगी तो फिर वही है वर्ना, टर्बो पेट्रोल, मैनुअल और वो सारी कार्स हैं, बट उनके साथ कोई सेंस बनाता नहीं है इस कार को कम्पीट कराना, क्योंकि जब वर्ना DCT के साथ करी थी इस गाड़ी की तो क्लियरली बहुत ज़्यादा वन साइडेड रिजल्ट्स थे। तो टर्बो पेट्रोल मैनुअल डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, तो उस वजह से इसलिए हम कोई रेस नहीं कर रहे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉर्क गाड़ी अभी प्रोड्यूस करी 330 Nm ऑफ टॉर्क, एंड OEM रीमैप पे जब थी तो 310 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी, ड्राइविंग थ्रू अ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी फील होती है। इफ़ वी वांट टू चेंज लेन्स, बहुत ईजिली गाड़ी लेन्स चेंज कर देती है। एंड आई ऑल्सो अनलॉक्ड अ लॉट ऑफ फीचर्स, जिसमें से एक फीचर ये था कि इंडिकेटर क्लिक्स जो है मैंने 5 क्लिक्स किए हुए हैं, प्लस मैंने रिफ्यूल क्वांटिटी ऑन की हुई है गाड़ी की। एक बार आपको दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पे ही दिखेगा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसके तो दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, बार्स लगे हुए हैं क्योंकि फ्यूल फुल है गाड़ी का। बट एज सून एज इट ड्रॉप्स थोड़ा सा भी कम होता है, 5 लीटर्स 10 लीटर्स, जो कि लेटेस्ट कार्स में आजकल आने लगा है, रिफ्यूल क्वांटिटी का इंडिकेशन वो दिख जाता है इसके अंदर। इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम एक मेरे को ये फील होती है, अगर हम स्टॉक कार की बात करें, कि इसके जो ट्रांसमिशन के गेट्स हैं वो इतने ज़्यादा रीअश्योरिंग नहीं है, एंड ट्रांसमिशन में प्ले है थोड़ा, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ओवर हियर। उसके अलावा मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं इस गाड़ी के अंदर। एंड अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, ड्राइवेबिलिटी इज़ एक्सीलेंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस गाड़ी को चलाने में। कंसिडरिंग इट इज़ अ D सेगमेंट सेडान, और उस टाइम पे D सेगमेंट जो था वो उतना ग्रोन अप नहीं था अगर हम साइज़ की बात करें, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ ऑलमोस्ट वर्टिस GT के बराबर है, और द न्यू वर्ना टर्बो पेट्रोल इनकी बहुत सिमिलर लेंथ है, बहुत सिमिलर डायमेंशंस है, तो इस वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट दिस प्लेटफॉर्म इज़ समथिंग टू अप्रिशिएट, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इतनी रॉ गो कार्ट वाली फील आती है। आई कैन चेंज लेन्स ऑन स्पीड्स आई एम नॉट सपोज टू, जैसे मैं 100 में हूँ एंड आई हैव टू चेंज अ लेन, इमीडिएटली गाड़ी चेंज कर दी है विदाउट एनी कंसिडरेबल बॉडी रोल। लेकिन इस चीज़ का एक ड्रॉबैक भी है कि अब मैं बैड पैच ऑफ रोड्स पे जब जाऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा सोच समझ के निकालना पड़ता है, क्योंकि अपार्चर डिपार्चर एंगल जो है दोनों के दोनों बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है गाड़ी के, जिस वजह से गाड़ी की हाई पॉसिबिलिटी है या तो अपार्चर पे लगेगी या डिपार्चर पे लगेगी। अगर अपार्चर डिपार्चर पे नहीं लगेगी तो व्हील बेस लॉन्ग है, इस वजह से बीच में कहीं से शूट कर सकता है वो, तो ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम होती है। एज एन ओवरऑल पैकेज, इफ़ यू कैन अफोर्ड अ स्कॉडा लोरा, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट टू मेंटेन इन 2024, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। मेरी मेंटेनेंस का खर्चा अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊं, 1 साल के अंदर जो सारी चीज़ें मेरे को रेक्टिफाई करनी पड़ी, अंदर के फ्यूजेस ठीक करने पड़े, बाहर की लाइट्स ठीक करनी पड़ी, एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन जो भी थोड़े थोड़े कर पाया हूँ मैं, या इंटरनली जो मैंने कराया है, जैसे इसके कॉल बैक्स चेंज कराए हैं, या अगर मैं उसके अलावा बात करूँ तो मैंने गाड़ी के अंदर
रेवो का ट्यून कराया है, उससे पहले मैंने OEM का ट्यून कराया था। तो ये सारे चेंजेस अगर आप करा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, सो दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़ जस्ट टू मेंटेन दिस कार एंड मेक इट टू अ फंक्शनल स्टेट। कोई भी परफॉर्मेंस कार चाहिए एंड यूर ऑन अ बजट, तो इससे ज़्यादा अच्छा पैकेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस कार्स अगर आप लेने जाओ, आपको कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस कार नहीं मिलेगी जो आपको 15-20 लाख से कम में मिलेगी। सो हियर यू आर गेटिंग अ 1.8 लीटर TSI इंजन, जिसके साथ आपको अनमैचेबल परफॉर्मेंस मिल रही है एंड यू कैन पुश इट टू 300-350 bhp। 3 से 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगी, स्टॉक गाड़ी, अच्छी कंडीशन की फर्स्ट ओनर कार। एंड उसके ऊपर अगर आप 5 या 7 लाख रुपए लगाते हो, सो यू विल हैव अ बीस्ट इन 10 to 12 लाख रुपीज़ एंड अनमैच्ड परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको। सो क्लियरली ये पैकेज तो बहुत अच्छा मिलने वाला है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट लाइक अ बेबी, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये मेंटेनेंस मांगती है एंड इसको बहुत प्यार से रखना पड़ता है। अगर आपको कोई ट्यून्ड कार लेनी है, सो उसके अंदर तो ट्यून्स के हिसाब से या जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं उन सब के हिसाब से कॉस्ट वेरी कर सकती है। जैसे मैंने रिसेंटली एक स्कॉडा लोरा देखी थी, स्टेज 3 APR थी, वो गोवा की कार थी, वो उसकी आस्किंग प्राइस जो थी दैट वाज बैफलिंग 15 लाख रुपीज़ फॉर अ सेकंड ओनर स्कॉडा लोरा। 88,000 क्लॉक किया हुआ था उस गाड़ी ने, बट वो स्टेज 3 ट्यून थी, काफ़ी सारे मॉड्स थे, काफ़ी सारा हार्डवेयर चेंज था एंड उस वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जैसे कि मेरी गाड़ी जो है, इसके अंदर भी मैंने जो टोटल काम कराया वो 4.5-5 लाख रुपए का काम है। सो 4.5-5 लाख रुपए में बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं मेरी गाड़ी की। एक्सटर्नली मैंने पूरा कलर चेंज कराया हुआ है, इंटीरियर पूरा रीडन है गाड़ी का, एग्जॉस्ट जो है पूरा का पूरा चेंज्ड है। उसके अलावा जो भी मैंने लिस्ट ऑफ चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी कराई हैं, क्लच चेंज कराए हैं, ब्रेक चेंज कराई हैं एंड रेवो का ट्यून, OEM का ट्यून, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको मिला के मेरे को भी ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए पड़ गए 1 साल के अंदर। सो दैट मेक्स इट 50 to 45,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हो तो आप एक डिसेंट शेप में स्कॉडा लोरा को ले आओगे आफ्टर अ ईयर ऑफ ओनिंग इट, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है गाड़ी को रखे हुए, 1 साल हो चुका है इनफैक्ट। सो आज अभी चल रहा है फेब्रुअरी एंड चल रहा है, फेब्रुअरी एंड में, हाँ, तो 1 साल ही हो चुका है ऑलमोस्ट। सो ऑल इन ऑल यही सारी चीज़ें हैं एंड ये एक वीडियो काफ़ी डिमांडेड थी, ज़्यादा मैंने लॉन्चेस नहीं किए एंड क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, एक ही बार मैं पीछे जब रोड थी छोटी सी वहाँ पे लॉन्च कर पाया। सो फिर भी 0 to 100 मैं आपको बता देता हूँ एंड जिन जिन लोगों को फीचर्स अनलॉक जो मैंने करे हैं इसके वो देखने हैं, वो उसका मैं लिंक डाल दूंगा मैं वहीं पे जहाँ पे वीडियो थी, जहाँ पे मैंने बताया था उस बारे में। या किसी को अगर इसकी परफॉर्मेंस देखनी है, परफॉर्मेंस मैंने बहुत जगह पे दिखाई हुई है, हाइपर ड्राइव्स करी हुई है गाड़ी के अंदर, 247 क्लॉक किया हुआ है गाड़ी ने, ओडोमीटर के ऊपर चली जाती है गाड़ी, ओडोमीटर स्पीडोमीटर के ऊपर चली जाती है गाड़ी। सो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एम्पल है। फ्यूल इकॉनमी इज समथिंग यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद, बट अगर आप स्कॉडा लोरा लोगे या मार्क II ऑक्टाविया लोगे तो फ्यूल इकॉनमी देख के नहीं लोगे डेफिनेटली। सो जिस एस्पेक्ट के लिए आपको चाहिए गाड़ी वहाँ पे आउटशाइन कर देगी ये डेफिनेटली। आज की जो C क्लास है, A4 है या ऑक्टाविया मार्क IV है, इन सब से बहुत अच्छा कम्पीट कर सकती है। एंड लोअर सेगमेंट अगर हम C सेगमेंट की बात करें तो C सेगमेंट में तो कोई भी कार इसके आसपास भी नहीं है। सो गाइस, दिस वाज द व्लॉग ऑफ माय स्कॉडा ऑक्टाविया या मार्क II स्कॉडा ऑक्टाविया या स्कॉडा लोरा, कुछ भी कह लो इस गाड़ी को। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट कार्स ऑफ इंडिया। 2013 की गाड़ी है ये, 2013 में डिसकंटिन्यू हो चुकी थी ये गाड़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम वीडियो। बाय।